दोस्तों आज खत्म हुआ सास्क्वाच प्रो, एक सबसे इंटरेस्टिंग कंपटीशन जिसको हम देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि जेरेमी बुएंडिया ने इसके अंदर compete करा, वो भी 11 साल बाद। यानी ओलंपिया से बाहर जाके किसी और प्रो शो में खेलना जेरेमी ने पिछले 11 साल से कभी करा ही नहीं था। अब ये सास्क्वाच में खेलते हैं और जेरेमी हमें पता है कि अपने एक रिटायरमेंट के फेज में चल रहे हैं। लास्ट ईयर उनका कम्पीट करने का, पहली बार इतने लंबे समय बाद एक ऐसा शो खेला जो बिल्कुल एक नामी शो नहीं था, और जेरेमी यहाँ पर आते हैं, इसे जीत लेते हैं। नामी शो ना होने की वजह और यहाँ पे ही कम्पीट करने की वजह मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, जब से बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते आ रहे हैं तो ओलंपिया के आसपास के कॉम्पिटिशन्स बहुत ही लो ग्रेड के होते हैं। कभी आर्नोल्ड क्लासिक ओलंपिया के साथ होगा ही नहीं, एक बड़ा कंपटीशन भी नहीं होगा पिट्सबर्ग जैसा भी। तो इसलिए कॉम्पिटिशन्स लो ग्रेड वाले ही इस दौरान रहते हैं, और एथलीट्स कई बार बड़े एथलीट्स इसी में ही कम्पीट करने आ जाते हैं। जैसे जेरेमी अभी आए, जैसे सैमसन पिछले साल फ्रांस खेल गए, क्योंकि ये लोग रेडी ही इस टाइम होते हैं ओलंपिया के लिए। तो इसलिए बॉडी रेडी है ना, तो ये लोग इस शो में भी खेल करके कई बार अपनी डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करते हैं, या कई बार स्पॉन्सर्स के कहने पे खेलते हैं। तो जेरेमी तो यहाँ पर आए अपना एक ट्रायल लेने के लिए कि वो कहां स्टैंड करते हैं आज के जमाने में। तो ये दिखा, जेरेमी ने यहां पर हरा दिया बैंक्विल पेरी को और अपनी जीत कायम करी इस टाइम पे जब कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा था। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ओलंपिया 20 दिन बाद होने वाला है, और जेरेमी बुएंडिया का जो कोई नाम नहीं ले रहा था, अभी बहुत सारे लोग इस वाले कॉम्पिटिशन के बाद जेरेमी को सीरियसली लेने लग गए हैं। जेरेमी ने शो तो सिर्फ जीता ही, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें और भी बोल दी। जैसे कि जेरेमी ने बोला कि वी आर कमिंग, यानी कि ओलंपिया में अब जीतने के लिए वो आ रहे हैं। तो ये वाली बात अभी तक कोई नहीं कर रहा था उनको लेकर के, बट आज के एथलीट्स को हरा देना, यानी कि बैंक्विल पेरी को हरा देना, इस चीज को साबित करता है कि जेरेमी दम रखते हैं आज के एथलीट्स को हराने का। और इस वाले कंपटीशन में भी जेरेमी, सच बताऊं, बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। ये वो जेरेमी बुएंडिया डेफिनेटली नहीं थे जो हमने 2023 के ओलंपिया में देखे थे। इनके शोल्डर्स में एक साइज ज़्यादा है, चेस्ट भी भारी है, एब्स अच्छे थे, बट और ज़्यादा टाइट बॉडी जेरेमी की हमने इससे पहले देखी है। बट यहाँ पर भी जेरेमी काफ़ी थिक एक ब्रॉड पैकेज लेकर के आए थे। बैक डेफिनेटली इनकी अच्छी थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का जहाँ ध्यान गया वो गया इनके लेग्स पे। वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, बैंक्विल उनके आगे नहीं खड़े हो पा रहे थे लेग्स के अंदर। पर जहां बैंक्विल उनके आगे खड़े, क्या मतलब ऐसा लग रहा है फोटोज में कि उनको टिकने भी नहीं दे रहे जेरेमी को अपने आगे, वो है फ्रंट और बैक के पोजेस। यही दो पोजेस होते भी हैं मेंस फिजिक में। सिर्फ फ्रंट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि एक तो बैंक्विल की देखो हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ उनके एब्स का सेक्शन, ऑब्लिक्स का सेक्शन और चेस्ट बहुत ज़्यादा भारी लग रही है जेरेमी बुएंडिया के कंपैरेटिवली। शोल्डर्स और बाइसेप ट्राइसेप्स भी उनके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली शोल्डर्स की अगर बात करें तो बैंक्विल बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लो दिखा रहे हैं, यानी साइज भी ज़्यादा और थिकनेस भी ज़्यादा उनमें नज़र आ रही है। अगर हम लोग बैक पे चले ना दोस्तों, तो बैक के अंदर जो बैंक्विल की बैक है, डेफिनेटली जेरेमी की बैक उतनी ज़्यादा थिक नहीं नज़र आ रही। बैंक्विल के ट्रैप्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लोअर बैक दोनों बॉडी बिल्डर्स के अच्छे हैं, लेकिन जो बीच में जो ट्रैप्स हमारे होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो ना अगर किसी एथलीट के बहुत हैवी है तो एथलीट अच्छा दिखने लगता है, वो अगर हल्के हैं तो एथलीट कम अच्छा लगता है। तो बैंक्विल यहाँ पर ट्रैप्स के मामले में, यानी कि कुल मिलाकर पूरी बैक के मामले में बहुत ज़्यादा डेंस पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे जेरेमी के ऊपर। एटलीस्ट ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये इन फोटोज़ में देख करके लग रहा है। इन फोटोज़ की अगर माने ना दोस्तों, तो क्लियरली यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी जेरेमी को सपोर्ट नहीं बल्कि बैंक्विल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बैंक्विल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इन्हीं को जीत मिलनी चाहिए थी। अभी देखो इस तरीके के कमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, और ज़्यादातर लोग अभी बैंक्विल की ही साइड ले रहे हैं। कई सारे जेरेमी बुएंडिया के फैंस हैं जो कह रहे हैं हम जेरेमी के कोर फैंस हैं, लेकिन स्टिल इस वाले कंपटीशन में ऐसा नहीं लगता कि जेरेमी को जीतना चाहिए था। तो आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताना। मैं एक्चुअली में अगर अपना ओपिनियन दूं तो इन फोटोज़ पे अगर मैं रिलाई करता हूं तो मुझे भी बैंक्विल पेरी ही ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। जेरेमी कितने भी इंप्रूव आए हों, जेरेमी में साइज़ पहले से कितना भी ज़्यादा बढ़ गया हो, पर ऐसा लग रहा है कि बैंक्विल के आगे वो टिक भी नहीं सकते। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था शो देखते वक्त कि जेरेमी नहीं जीतेंगे इसमें, बल्कि बैंक्विल ही जीतेंगे। बट जैसे जेरेमी का एक अनाउंस हुआ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा है, पर वो एक लगता है ना कि दूसरा एथलीट ज़्यादा डिज़र्व करता था जीतना। कम से कम ये फोटोज़ और वीडियोस तो यही बता रहे हैं। जब तक अच्छे फोटोज़ नहीं आ जाते हैं तो हम एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये कंक्लूजन रिलाई कर रहा है सिर्फ इन वीडियोस और फोटोज़ पे। जब बेटर क्वालिटी हाई डेफिनेशन फोटोज़ आती हैं तो कौन एक्चुअल विनर लगता है। इस बार की इस जीत ने जेरेमी को एक कॉन्फिडेंस ज़रूर दिया है कि ओलंपिया में अब वो कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने इसीलिए अनाउंस कर दिया हम लोग अब आ रहे हैं, अब ओलंपिया को भी मैं जीतने वाला हूँ। तो जेरेमी ने तो ये बोल दिया।
हालांकि ये एक प्रैक्टिकल बात करी जाए तो इसमें रायन टेरी और अली बिलाल का ये शो इस साल रहने वाला है, बट फिर भी एक एथलीट को कॉन्फिडेंस आया और ये काफ़ी हद तक जजिस का एक जो सलाह थी ना जेरेमी को कि इसमें कम्पीट कर लेना चाहिए, वो सलाह सही उतरती हुई नजर आई। जेरेमी ने अब जो भी यहाँ पर करा है ऑलमोस्ट इसी पैकेज को अभी ये रेप्लिकेट कर सकते हैं 20 दिन बाद, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ऑडियंस के एक बेटर सपोर्ट के साथ अब ओलंपिया में इस साल आखिरी अपना ओलंपिया खेल सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से स्टेज पे दिखते हैं, और ये एक बहुत बड़ी, सच में एक बहुत बड़ी जीत है जेरेमी बुएंडिया के लिए। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अगले अपडेट पे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टेरेंस रफिन की। दोस्तों टेरेंस ने अपना ये अपडेट अभी हाल ही में दिया, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं, लेकिन टेरेंस इस तरीके से अभी दिख रहे हैं। ये दोस्तों एक ऐसी बॉडी है जो बहुत हद तक ये यकीन दिला दे रही है कि टेरेंस को ना टॉप 2 में आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बॉडी में कोई फ्लॉ बचा नहीं है। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पहले से आपको लाइंस, मसल फाइबर्स का गहरा सेपरेशन और राउंडनेस दिखेगी। टेरेंस की बॉडी अच्छी हमेशा से दिखती आई है, पोजर कैसे हैं वो भी हम लोगों को पता है, बट बॉडी इस तरीके से बैलूनी उनकी पहले कभी नहीं दिखी। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि टेरेंस की चेस्ट पहले से काफ़ी भारी है। शोल्डर जो साइड हेड है वो पहले इतना बड़ा कभी था ही नहीं है, पहले से बहुत बड़ा हो गया है। इस वजह से एक विड्थ आ रही है इनकी अपर बॉडी में जो ये लैक करते थे। दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेरेंस की देखो पुरानी बॉडी ऐसी थी, अभी के ये ऐसे दिख रहे हैं। ये कुछ अलग ही लेवल पे चले गए हैं। यहाँ पर देखो हाइप खूब तगड़ी चल रही है रेमॉन डिनो की, लेकिन एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि इन्होंने कर डाले। टेरेंस रफिन बहुत डेंजरस होने वाले हैं इस साल के ओलंपिया में, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होने वाले हैं। देखो बहुत ज़्यादा बातें इनके बारे में नहीं हो रही है, तो हो सकता है हाइप अभी भी रेमॉन की जाने वाली हो, बट रिजल्ट्स दिख जाते हैं, रियलिटी आ जाती है सामने जब आप स्टेज पे होते हो, और मुझे नहीं लगता रेमॉन इस बॉडी का सामना कर पाएंगे। मुझे तो यही लगता है कि टेरेंस अपनी पोजिंग, क्योंकि पोजिंग में अपर हैंड उनका इतना ज़्यादा है, रेमॉन टिक ही नहीं सकते। साथ ही साथ ये बॉडी की शेप देखो, फ्रंट डबल बाइसेप कितना ज़्यादा परफेक्टली बैलेंस्ड एक एक्स टेपर दिख रही है इसके अंदर, और साथ ही साथ ये साइड चेस्ट पोज रेमॉन को ये हर जगह एक्सपोज कर देंगे। मसल्स की कमियां उनमें इतनी है ना, टेरेंस का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर पोजिंग ही उनको इतनी ज़्यादा करनी नहीं आती है, और टेरेंस तो ठहरे परफेक्ट पोजर। ये देखो फ्रंट लेट स्प्रेड भी टेरेंस का कितना ज़्यादा तगड़ा चल रहा है। तो मुझे तो लगता है इनको सिर्फ एक ही एथलीट हरा सकता है, और वो हम सबको पता है कौन है। आपको बॉडी कैसी लगी टेरेंस की ज़रूर बताना। मुझे आज तक के बेस्ट एवर टेरेंस रफिन लगे हैं। हैरानी इस चीज़ की हो रही है कि इतनी तगड़ी बॉडी को किसी ने अभी तक कवर क्यों नहीं किया, या बहुत ही कम लोगों ने इसको कवर किया है। ये झंडे गाड़ देंगे इस बार के ओलंपिया में, इनकी बॉडी इस लेवल पे चल रही है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। अगले एथलीट पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करते हैं ऐसे एथलीट की जिसने 2 दिन पहले बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे डाली थी। बात हो रही है यहाँ पे अर्स कैलेसिंस्की की। असल में ये आए थे डेनिस द मैनिस जेम्स के पॉडकास्ट में, और उसके अंदर इनसे पूछा गया कि इस बार वो कौन से एथलीट्स हैं जिनको कि अर्स हरा सकते हैं। तो अर्स ने मोटा मोटा जवाब ये दिया था कि 5 लोगों को तो मैं नहीं हरा सकता हूँ। उनके नाम ये हैं सैमसन, हार्डी, डेरेक, मार्टिन और निक। इनको मैं नहीं हरा पाऊंगा, बाकी मैं सबको हरा दूंगा। ये अर्स का कहना है, और ये इंटरव्यू इस तरीके से गया था। थोड़ा सा आप ये सुनो। Okay, Akeem Williams. Yes. Brandon Curry. Yes. William Bonac. Yes. I like what I'm hearing here. Vitaly Yukolikov. Yes. Andrew Jack. Yes. Okay, Nick Walker. No. तो यहाँ पर हमें नजर आएगा कि अकीम विलियम्स को ये हरा देंगे, ब्रेंडन करी इनके आगे नहीं टिक पाएंगे, विलियम बोनैक जो इतने पुराने वेटरन है वो इनके आगे नहीं टिक पाएंगे, गुड वीटो इनके आगे नहीं आ पाएंगे, ब्रेट विल्किन को ये हरा देंगे, रीगन ग्राइम्स को ये हरा देंगे, एंड्रयू जैक्ट को भी ये हरा देंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, और ये इतने बड़े पुराने लेजेंड्स हैं। कई सारे तो नए नाम हैं, लेकिन कई सारे बहुत पुराने लोग हैं, जैसे अकीम विलियम्स जो अलग ही लेवल पे अब डेंसिटी अपनी कैरी तो करते हैं लेकिन क्वालिटी भी लाते हैं, विलियम बोनैक जो क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ब्रेंडन करी जिनका स्ट्रक्चर और फ्रेम इतना तगड़ा है कि वो बहुत ज़्यादा तगड़े फ्रीक हैं, एक पुराने मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं, पर उनको सबको यहाँ पर अर्स चैलेंज दे रहे हैं कि मैं हरा दूंगा। उनको इतना विश्वास है अपने ऊपर, और एंड्रयू जैक्ट को भी वो हरा देंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी बातें हैं। मुझे तो इन चीज़ों में थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, कि क्लासिक वाले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आते जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने 1 से 2 कंपटीशन अगर खेल लिए तो हम पूरी डिवीज़न को बदल के रख सकते हैं एक गुड ऑफ सीज़न के बाद। ये मेरा कहना नहीं है, ये क्रिस बमस्टेड का कहना है। तो आपको लगता है एक गुड ऑफ सीज़न इतना हो सकता है कि जो पुराने लोग पिछले 6-7 सालों से 8-10 सालों से लगे पड़े हैं, अकीम विलियम्स जैसे, एंड्रयू जैक्ट, विलियम बोनैक जैसे, एक गुड ऑफ सीज़न हरा देगा इन सारे सालों की मेहनत करे हुए एथलीट्स को?
ये आप मुझे बताना, क्योंकि मैं इस तरीके की ओवर कॉन्फिडेंस में जनरली नहीं जाता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो एकदम से ही ओलंपिया में बस क्वालिफाई हुए नहीं और आ गए, जैसे कि अर्श जैसे हो गए, इनको डबल क्वालिफिकेशन मिली है, आ गए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओलंपिया में इतनी जल्दी नहीं उतरते हैं, उनका माइंडसेट ही अलग होता है। आपको क्या लगता है गुड ऑफ सीजन करके क्या कियोन पियर्सन ओलंपिया में 4 साल पहले नहीं आ सकते थे? भाई कितना मुश्किल है उस एथलीट के लिए मिस्टर ओलंपिया मेंस ओपन में क्वालिफाई होना। आपको लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात या बहुत मुश्किल चीज़ है जिसके लिए वो अब तक रुके हुए हैं? आज तक भी वो एथलीट 212 में खेल रहा है, क्या इतना मुश्किल है उसके लिए वो ओपन में नहीं आ सकता? क्योंकि अपने आप को होल्ड बैक करके ग्रो करना, उसमें दम लगता है। कभी कियोन ने ये नहीं बोला कि मैं गुड ऑफ सीजन करके मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में आके सब बदल दूंगा, जबकि एक्चुअल टैलेंट उनमें ही है सब कुछ बदलने का। जिस किस्म की फ्रीकीनेस और जो एक्स फैक्टर कियोन दिखा रहे हैं आज के समय पे कोई दिखा पा रहा है? पर तब भी वो ओपन क्लास में अभी तक नहीं आ रहे हैं। फिल हीथ 2006 में ओलंपिया में compete करने उतर सकते थे, चांस था 2006 और 2007 में भी उनके पास, पर वो एथलीट 2008 में आता है। क्योंकि ये सारे एथलीट्स कभी भी ये दम नहीं भरते थे कि हम गेम को बदल के रख देंगे, लेकिन एक्चुअली में इन दो एथलीट्स के जो मैंने नाम लिए कियोन और फिल, ये इस रास्ते पे चले हैं कि इन्होंने सही में गेम को बदल दिया था। तो आपको ये समझ आएगा कि जो लोग क्लेम नहीं करते वो एक अच्छा समय लेते हैं, ट्रांजिशन इतनी आसानी से नहीं लेते ओपन क्लास कैटेगरी में। टाइम होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, बट वो लोग होल्ड बैक करते हैं। बट अर्श जैसे बॉडी बिल्डर्स या क्रिस बमस्टेड का ये सोचना कि गुड ऑफ सीजन काफ़ी होगा डिवीज़न को बदल देने के लिए, मैं इस चीज़ की पीआर में जनरली नहीं गिरता हूँ। अच्छी बात है अर्श को ये विश्वास है अपने ऊपर कि वो आ जाएंगे 6th नंबर पे, क्योंकि अगर टॉप 5 से ही सिर्फ वो हार सकते हैं, इसका मतलब 6th नंबर उनका गारंटीड है। तो अर्श ने अपने आप को 6th पे प्रेडिक्ट करा है। एक्चुअल बात यह है टॉप 10 में भी अगर अर्श आ जाते हैं तो भी उनके लिए बड़ी बात होगी। वो निक वॉकर जैसे एथलीट्स भी हैं जो 2021 से क्लेम कर रहे हैं कि मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा, बने आज तक वो। गुड ऑफ सीजन तो उन्होंने भी कितने लिए हैं, 4 साल से आज तक वो इंसान मिस्टर ओलंपिया नहीं बना, अभी तक भी नहीं बना है। अब बन जाए तो अलग बात है, पर इन 4 सालों में कितनी बार ऑफ सीजन करे होंगे इस एथलीट ने, पर कुछ नहीं हुआ अभी तक भी। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में टाइम लगता है, गेम को बदलना और पूरे स्टैंडर्ड्स को बदलने में बहुत समय जाता है। दोस्तों अब ये सोच के देखो ना, लोग मिस्टर ओलंपिया बनने के बावजूद तो गेम को बदल नहीं पा रहे हैं। ब्रेंडन करी मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, सैमसन दौदा पिछले साल मिस्टर ओलंपिया बने, डेरेक लेंसफोर्ड मिस्टर ओलंपिया बने। कितना बदला है इन्होंने गेम को? बट अर्श गेम को बदल देंगे क्योंकि वो एक गुड ऑफ सीजन लगा के आएंगे। मान लो गुड ऑफ सीजन की डेफिनेशन है 2 साल, तो वो इतने तगड़े हो जाएंगे कि गेम चेंज हो जाएगी। इस गेम का सिर्फ एक ही इतिहास रहा है, मिस्टर ओलंपिया को चेंज उन्हीं लोगों ने करा है जो मल्टीपल टाइम्स मिस्टर ओलंपिया खुद रहे हैं। डोरी नेट्स, रॉनी कोलमैन, फिल हीथ, जे कटलर, इन लोगों ने मिस्टर ओलंपिया को चेंज करा है। इनफैक्ट डेक्स्टर जैक्सन मल्टीपल टाइम नहीं रहे, बट वो एक एक्सेप्शन है। उन्होंने ये परसेप्शन बदल दिया था लोगों का कि मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए मस्कुलर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटा इंसान भी मिस्टर ओलंपिया बन सकता है। उन्होंने भी एक नई दिशा दी थी इस गेम को, तो दिशा देने वाले पास्ट में बहुत आए हैं। अब क्लासिक वाले भी इस दिशा को देने की पूरी कोशिश कर तो रहे हैं उनके हिसाब से, और अर्श का फिलहाल तो यही कॉन्फिडेंस है कि मैं 6th आऊँगा ओलंपिया में और बहुत सारे एथलीट्स को हरा दूंगा। आपको लगता है सच में ऐसा होने वाला है? आप इस हाइप के अंदर जाने को तैयार हो? मैं तो नहीं हूँ, बट हम चलते हैं अगले एथलीट पे। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों ब्रेंडन हेंड्रिक्सन की। हमने रिसेंटली देखा, अभी ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने कम्पीट किया है चाइना प्रो में। इसके अंदर हमें ब्रेंडन एक अलग फिजिक में दिखाई दिए हैं। देखो चाइना में खेलने के लिए कोई मेंस फिजिक एथलीट जनरली जाता नहीं है, खासतौर से एक मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन तो नहीं जाता है, बट ब्रेंडन इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये फिजिक काफ़ी अलग है इनके पास्ट वाली फिजिक से जो हमने इस बार न्यूयॉर्क में देखी थी। इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रेंडन सामने से काफ़ी फ्लैट लग रहे हैं, चेस्ट बहुत फ्लैट है, शोल्डर्स और एब्स भी बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बट जैसे ये पलटे तो इनकी बैक काफ़ी ज़्यादा डेंस दिखाई दी और अच्छा मास है इनके ट्रैप्स के अंदर में, इस वजह से बैक में डेंसिटी दिख रही है जो जनरली बहुत ही फ्लैट रहती है। इनकी बैक एक वीक पॉइंट है, जहाँ इन पे वी टेपर नहीं है, वहीं इनके पास में बैक में डेप्थ भी नहीं है, बट इस बार काफ़ी अच्छी इनकी बैक हमें देखने के लिए मिल रही है। फ्रंट बॉडी इतनी ज़्यादा लीन है कि अच्छी तो लग रही है, बट अलग किस्म के ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ये देखने में लग रहे हैं। देखो पूरे कॉल आउट के अंदर ये सेंटर में तो खड़े हुए हैं, तो अभी जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फाइनल्स हुए नहीं है, बट मुझे लगता है जब तक ये वीडियो आएगी तब तक फाइनल्स भी हो चुके होंगे, क्योंकि सेंटर में ब्रेंडन हेंड्रिक्सन खड़े हैं, तो यही इस कंपटीशन को जीत जाए। ऑल्दो इस कंपटीशन में इनको खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एथलीट्स मैंने बताया ना कि खेल लेते हैं ओलंपिया से पहले ये सारे कॉम्पिटिशन्स। कई बार स्पॉन्सर्स के चलते, कई बार प्रमोटर बुला लेते हैं
और जहाँ पैसा होता है वहाँ एथलीट होता है, ये सीधा सा असूल है। आपको इनकी फिजिक कैसी लग रही है ज़रूर बताना। बाकी ये फिजिक ओलंपिया जीतेगी लगता तो नहीं है, और इस फिजिक को देख करके ज़्यादातर लोग वैसे अभी निराश ही हुए हैं। लोगों का भरोसा थोड़ा उठ गया है ब्रेंडन हेंड्रिक्सन से, क्योंकि अब मास और थिकनेस का ज़माना है, अच्छा साइज़ कैरी कर रहे हैं नए नए एथलीट्स। तो ब्रेंडन का ऐसे में टिक पाना इस फिजिक के साथ में थोड़ा सा मुश्किल है। काफ़ी लीन और काफ़ी एक फ्लैट टाइप फिजिक दिखाई दी, बट फिर भी एक अलग पैकेज है। ऐसा नहीं है कि इस फिजिक में कोई कमी है, बस ये अलग डिफरेंट एक पैकेज है इनके पास्ट पैकेजेस से। आपको कैसी लगी है फिजिक ज़रूर कमेंट करना। बाकी आप कहाँ प्रेडिक्ट करते हो ब्रेंडन को इस बार के मिस्टर ओलंपिया में, ये ज़रूर बताना। आज की वीडियो को दोस्तों इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।